नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, मैं महावीर सिंह यादव संस्कृत शिक्षण विधि की इस अग्रिम क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, परंपरागत और आधुनिक संस्कृत शिक्षण में तुलना के पश्चात अब आगे हम बढ़ते हैं तो पाठ्यक्रम पर विशेष रूप से जो है प्रश्न आते रहते हैं, पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या पर। सबसे पहले हम पाठ्यक्रम का परिचय और जो है पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत और पाठ्यक्रम निर्माण की विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। उसके पश्चात पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या के सहसंबंध और उनसे जुड़े हुए स्मरणीय तथ्यों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले पाठ्यक्रम परिचय आश्रित स्मरणीय तथ्य। सबसे पहले पाठ्यक्रम का शाब्दिक अर्थ। पठन पाठनस्य क्रमः इति पाठ्यक्रम। आप संस्कृत पढ़ रहे हैं तो संस्कृत के दृष्टिकोण से पाठ्यक्रम को आपको परिभाषित करना है। पठन पाठनस्य सुव्यवस्थित क्रमः इति पाठ्यक्रमः। अर्थात अध्ययन एवं अध्यापन का सुव्यवस्थित क्रम पाठ्यक्रम है। पठन और पाठन का सुव्यवस्थित क्रम पाठ्यक्रम है। देखिए धन ण्यत, ण्यत में यह शेष रहता है, यह कृत्य प्रत्यय है, योग्य चाहिए अर्थ में आता है। पठ धातु में ण्यत प्रत्यय जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा पाठ्य, पाठ्या, पाठ्यम। ये पुल्लिंग में बनेगा, पाठ्या स्त्रीलिंग में बनेगा और पाठ्यम नपुंसक लिंग में बनेगा। देखिए पाठ्य का अर्थ है पढ़ने एवं पढ़ाने योग्य
विषय वस्तु। पढ़ने और पढ़ाने योग्य विषय वस्तु को पाठ्य कहा जाता है। अब देखिए, कृम धातु धन अच प्रत्यय, अच में ऐसे रहेगा, क्रम शब्द बनेगा। अकारांत पुल्लिंग शब्द है। अब देखिए, तो पाठ्यक्रम क्या है? शिक्षक एवं शिक्षार्थी के मध्य योजक कड़ी माना जाता है। अब देखिए प्यारे विद्यार्थी, सबसे पहले पाठ्यक्रम के लिए मैंने कहा कि पाठ्यक्रम को संस्कृत की दृष्टि से अगर परिभाषित करें तो पठन पाठनस्य सुव्यवस्थित क्रमः इति पाठ्यक्रम है। पढ़ने और पढ़ाने का जो सुव्यवस्थित क्रम है वही पाठ्यक्रम है। और यहां आपने देखा कि पठ धातु के अंत में ण्यत प्रत्यय जोड़ा जाएगा। ण्यत प्रत्यय में यह शेष रहेगा और उपधा में वृद्धि हो जाएगी। पठ धातु में ण्यत प्रत्यय जोड़ेंगे तो पठ धातु के पठ में जो पे में ए आ रहा है वो उपधा है, ए के स्थान पर आ हो जाएगा और उपधा वृद्धि से ण्यत प्रत्यय में यह शेष रहेगा तय की अलंत्यम सूत्र से संज्ञा तस्लोप श्लोप और नय की चुटु सूत्र से संज्ञा तस्लोप श्लोप। तो शब्द बनेगा पाठ्य पाठ्या पाठ्यम। पाठ्य का अर्थ है पढ़ने एवं पढ़ाने योग्य विषय वस्तु। क्रम धातु के अंत में अच प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्रम शब्द बनेगा। अच में चे की अलंत्यम सूत्र से संज्ञा तस्लोप से लोप हो जाएगा। पाठ्यक्रम शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य योजक कड़ी है। जो शिक्षक को और शिक्षार्थी को परस्पर जोड़ के रखता है, फेविकोल के जोड़ की तरह जोड़ के रखता है, वही जो है पाठ्यक्रम है। अब देखिए, पाठ्यक्रम का भावार्थ। निर्धारित विषय वस्तु का अधिगम की दृष्टि से क्रम संयोजन एवं उद्देश्यनिष्ठ सुव्यवस्थित स्वरूप पाठ्यक्रम कहलाता है।
सामान्य रूप से पाठ्यक्रम शिक्षक एवं शिक्षार्थी का वह मिश्रित लक्ष्य है जिसकी प्रतिपूर्ति एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत, निश्चित समय सीमा के अंतर्गत विभिन्न शिक्षण सूत्र, सिद्धांत, कौशल, विधियों के माध्यम से होती है। सामान्य रूप से पाठ्यक्रम शिक्षक एवं शिक्षार्थी का वह मिश्रित लक्ष्य है, कॉमन जो है एक तरह से एम है दोनों का, जिसकी प्रतिपूर्ति एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत विभिन्न शिक्षण सूत्र, शिक्षण सिद्धांत, कौशल और विधियों के माध्यम से होती है। अब इसमें विशेष बात देखिए, अंग्रेजी पर्यायवाची केरिकुलम माना जाता है। जिसकी रचना लैटिन भाषा के शब्द हुई है। का शाब्दिक अर्थ दौड़ का मैदान, ऑब्लिक धावक पथ,
जाता है। सामान्यतः पाठ्यक्रम का अंग्रेजी जो रूपांतर है वो पर्यायवाची कैरिकुलम है, लेकिन जो कैरिकुलम है वो लैटिन भाषा के कैरिकुरे शब्द से उसकी रचना हुई है, और जिसका अर्थ है दौड़ का मैदान। जिस प्रकार दौड़ने वाले धावक के लिए दौड़ का मैदान लक्ष्य होता है, उसी प्रकार पाठ्यक्रम शिक्षक और शिक्षार्थी के लिए लक्ष्य होता है। अब देखिए, जिस प्रकार मानव जीवन के 4 परम लक्ष्य चतुर्वर्ग, पुरुषार्थ चतुष्टय, धर्म अर्थ काम मोक्ष है। उसी प्रकार पाठ्यक्रम भी अध्यापक एवं विद्यार्थी को परस्पर केंद्रित, योजित एवं सक्रिय करने वाली शैक्षिक विषय वस्तु है। विषय वस्तु है जिसकी रचना मूलतः ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु की जाती है। ध्यातव्य या ध्यान देने योग्य बिंदु देखिए, सामान्यतः ये पॉइंट ही प्रश्नों की रचना करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। सामान्यतः भाषा शिक्षण के विषय में
गद्य शिक्षण द्वारा ज्ञानात्मक पद्य शिक्षण द्वारा भावात्मक तथा नाट्य शिक्षण द्वारा क्रियात्मक उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति होती है। गद्य शिक्षण का मूल उद्देश्य होता है वैचारिक क्षमता में वृद्धि, पद्य शिक्षण का मूल उद्देश्य होता है भावनात्मक स्थिरता की प्राप्ति, और नाट्य शिक्षण का मूल उद्देश्य होता है संस्कार शिक्षा और जो है चैतन्य निर्माण, जिसमें सक्रियता आवश्यक है। प्रतिपूर्ति होती है शैक्षिक एवं सह शैक्षिक सभी शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्रियाकलापों पर पाठ्यक्रम की विषय वस्तु का प्रभाव पड़ता है। प्रभाव पड़ता है। अब देखिए, तो याद रखें, जिस प्रकार मानव जीवन के 4 परम लक्ष्य हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, बिना उद्देश्य के जीवन दिग्भ्रमित हो जाता है। उद्देश्य का होना जरूरी है। तो धर्म सत्य सिद्धांतों का पालन करते हुए पुण्य संचय करना धर्म है, और सकारात्मक तरीके से आजीविका अर्जन करना अर्थ है, और यौन इच्छा की प्रतिपूर्ति करते हुए संतान उत्पन्न करना काम है, और जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना मोक्ष है। उसी प्रकार पाठ्यक्रम भी अध्यापक एवं विद्यार्थी को परस्पर केंद्रित, योजित एवं सक्रिय करने वाला है। और यहां देखिएगा कि सक्रिय करने वाली जो है पाठ्यक्रम भी अध्यापक और विद्यार्थी को परस्पर केंद्रित, योजित और सक्रिय करने वाली शैक्षिक विषय वस्तु है, जिसकी रचना मूलतः ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु की जाती है। सामान्यतः भाषा शिक्षण के विषय में गद्य शिक्षण द्वारा ज्ञानात्मक, पद्य शिक्षण द्वारा भावात्मक और नाट्य शिक्षण द्वारा क्रियात्मक उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति होती है। सभी शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्रियाकलापों पर पाठ्यक्रम की विषय वस्तु का प्रभाव पड़ता है। अब देखिए, पाठ्यक्रम रचना की विधि के बारे में हम बात करते हैं। पाठ्यक्रम रचना पद्धति। अथवा विधि। कोई भी पाठ्यक्रम किस तरह तैयार होता है, जरा देखिए। इसमें भाषा शिक्षण के विषय में 2 विधियां हैं, और दोनों ही विधियों में अंतर भी है। देखिए, एक विधि का नाम है प्रकरण विधि, और एक विधि का नाम है कुंतल विधि।
देखिए, जो प्रकरण विधि है उसकी कुछ विशेषताओं में सबसे पहली बात तो ये परंपरागत विधि है। दूसरी बात, मनोवैज्ञानिक विधि है। तीसरी बात, शिक्षण सूत्र एवं सिद्धांत विमुख है। विमुख का मतलब विपरीत है, शिक्षण सूत्र और सिद्धांतों के विपरीत है। और रटन पद्धति आश्रित विधि है। खंड योजना यूनिट प्लान पर आश्रित विधि है। अब देखिए, यथा संज्ञा प्रकरण, अब इसमें प्रकरण का नाम आएगा, प्रकरण के अंदर की विषय वस्तु के बारे में पता नहीं चलेगा और जो है इकाई या खंड योजना पर आधारित ही रहेगी। संज्ञा प्रकरण, कारक प्रकरण, संज्ञा प्रकरण, कारक प्रकरण जो है इसी तरह से उपसर्ग प्रकरण, प्रत्यय प्रकरण, समास प्रकरण। देखिए, संज्ञा प्रकरण, कारक प्रकरण, उपसर्ग प्रकरण, प्रत्यय प्रकरण, संधि और समास प्रकरण, ये सब प्रकरण के बारे में बता दिया। इनके अंदर की विषय वस्तु की यहां कोई चर्चा नहीं है। अब देखिए, कुंतल विधि, इसमें सबसे पहले अर्वाचीन, नवीन अथवा आधुनिक विधि है। पूर्णतः मनोवैज्ञानिक विधि है ये। मनोवैज्ञानिक बिल्कुल विपरीत है, इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। शिक्षण सूत्र, मनोवैज्ञानिक शिक्षण सूत्र आश्रित विधि है। ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर, निकट से दूर की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, इस तरह का इसका सिस्टम है।
शिक्षण सिद्धांत उन्मुख, विमुख की जगह उन्मुख है, शिक्षण सिद्धांतों की ओर जाने वाली है, उन्मुख विधि है। पांचवी खास बात, अधिगम और अभ्यास सिद्धांत पर आधारित है। अभ्यास सिद्धांत आश्रित है। ये ध्यान रखें। और देखिए, छठवें नंबर की खास बात है इसमें, अध्याय क्रम योजना आश्रित विधि है। देखिए, इसमें केवल प्रकरण का नाम है, इसमें जो है अध्याय क्रम रहेगा, उस प्रकरण के अंतर्गत जो जो अध्याय आएंगे उनका इसमें विभाग किया जाएगा। यथा मान लो संज्ञा प्रकरण है, तो संज्ञा प्रकरण का जो विभाग होगा वो देखिए, वर्ण परिचय, शिवसूत्र परिचय, प्रत्याहार, उच्चारण स्थान प्रयत्न, इस तरह से आएगा। तो संज्ञा प्रकरण में पहले वर्ण परिचय, शिवसूत्र परिचय, प्रत्याहार परिचय, उच्चारण स्थान परिचय, उच्चारण प्रयत्न परिचय, अंदर की विषय वस्तु को जो है विश्लेषित करते हुए चल जाएंगे। तो जो पाठ्यक्रम निर्माण की जो विधियां हैं, एक तो है प्रकरण विधि और एक है कुंतल विधि। प्रकरण विधि जो है वो परंपरागत विधि है, मनोवैज्ञानिक विधि है, शिक्षण सूत्र और शिक्षण सिद्धांत विमुख है, रटन पद्धति आश्रित है और इकाई अखंड योजना पर आश्रित है, जैसे संज्ञा प्रकरण, कारक प्रकरण, उपसर्ग प्रकरण, प्रत्यय प्रकरण, संधि समास प्रकरण। और कुंतल विधि अर्वाचीन, नवीन या आधुनिक विधि है। पाठ्यक्रम निर्माण की पूर्णतः मनोवैज्ञानिक, अध्यापक और छात्र दोनों को सक्रिय रखती है। मनोवैज्ञानिक शिक्षण सूत्रों पर आश्रित विधि है, शिक्षण सिद्धांतों के प्रति उन्मुख है और अधिगम और अभ्यास सिद्धांत पर आश्रित है, अध्याय क्रम योजना आश्रित है। संज्ञा प्रकरण को कई भागों में बांट दिया, जैसे वर्ण परिचय है, शिवसूत्र परिचय, प्रत्याहार, उच्चारण स्थान, उच्चारण प्रयत्न परिचय आदि में बांट दिया। अब देखिए, निर्धारण हेतु आवश्यक सिद्धांत। देखिए, पाठ्यक्रम की रचना और निर्धारण के लिए कुछ आवश्यक सिद्धांत हैं, जैसे क्रमिकता सिद्धांत, सक्रियता सिद्धांत, स्वाभाविकता सिद्धांत, रोचकता सिद्धांत,
मनोवृत्ति मनोवृत्ति एवं बिंब सिद्धांत। इसी प्रकार का हो जाएगा उपकरण सिद्धांत, अभ्यास सिद्धांत, खंडशः, ऑब्लिक विभाग सिद्धांत, अंतराल सिद्धांत, मूल्यांकन सिद्धांत, कौशल सिद्धांत, आश्रय सिद्धांत। ध्यान दीजिएगा प्यारे विद्यार्थी, देखिए पाठ्यक्रम रचना एवं निर्धारण हेतु आवश्यक कुछ सिद्धांत हैं। पहले आपने विधि पढ़ी, पहला है क्रमिकता का सिद्धांत। पाठ्यक्रम रचना करते समय जो भी विषय वस्तु है वो क्रमिकता से युक्त होनी चाहिए। पूर्व में जिसको पठित और पाठित कर दिया उससे आगे की कड़ी जुड़ती हुई चली जानी चाहिए। क्रमिकता का विशेष ध्यान रखें। सक्रियता, ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए श्रव्यदृश्य उपकरणों पर आश्रित कि विद्यार्थी में सक्रियता और जिज्ञासा बनती चली जाए। उसे ऐसा लगे कि इसको पढ़ लिया, इससे आगे और क्या होगा। उसमें जिज्ञासा हमेशा बनी रहनी चाहिए और सक्रियता बनी रहे, एकाग्रता बनी रहे उसकी। और स्वाभाविकता सिद्धांत, बालकों के स्वभाव, जैसे छोटे बालकों को जो है चित्र और कहानियां ज्यादा पसंद होती हैं और जो किशोरावस्था के बालक हैं उनको यौन शिक्षा से जुड़ी हुई बातें अधिक पसंद होती हैं और जो वयस्क होते हैं उनको प्रेम कहानियां ज्यादा पसंद होती हैं। तो जैसी बालक की आदत है, रुचि है, स्वभाव है, उसके अनुसार उसको पाठ्यक्रम देना चाहिए। और उनकी रोचकता में वृद्धि के लिए स्थान स्थान पर कथा, प्रसंग, दृष्टांत, उदाहरण, सूक्ति आदि का प्रयोग करना चाहिए, रुचि बनी रहे उनकी। और मनोवृत्ति और जिज्ञासा, अनुकरण, अभ्यास इत्यादि मनोवृत्तियां जिसमें आसानी से कार्य कर सकें और श्रुतिबिंब, दृश्यबिंब, विचारबिंब और भावबिंब भलीभांति कार्य कर सकें, वो होना चाहिए। शिक्षण सहायक उपकरण सिद्धांत आश्रित, श्रव्य उपकरण, दृश्य उपकरण और श्रव्य दृश्य उपकरणों का यथास्थान प्रयोग होता रहे, ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए। अभ्यास सिद्धांत, दोहराव हो जाए, प्रत्येक पाठ के अंत में दोहराव बिंदु होनी चाहिए ताकि पूरे पाठ्यक्रम की समरी जो है उसमें आ जाए, दोहराव बिंदु उसमें अवश्य हो। और क्या है, खंडशः और विभाग या अंतराल सिद्धांत, अर्थात अगर कोई जटिल विषय वस्तु है तो उसके टुकड़े कर दिए जाए, बीच में अंतराल या गैप दे दिया जाए या विभाग कर दिया जाए। जैसे संज्ञा प्रकरण है तो उसको 5 विभागों में बांट करके हम पढ़ा सकते हैं और क्लास मिनिमम 30 और मैक्सिमम 45 मिनट तक बच्चे की जो है कैचिंग पावर अच्छी रहती है। तो इस प्रकार से पढ़ाएं कि अगली क्लास के बीच में और उसके बीच में 2 से 5 मिनट का अंतर कम से कम होना चाहिए। और क्या है कि मूल्यांकन सिद्धांत, सतत और व्यापक दोनों ही प्रकार का मूल्यांकन हो सके, लघुत्तरात्मक प्रश्न, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, इसके अलावा रिक्त स्थान पूर्ति के प्रश्न, सत्य असत्य के प्रश्न उसमें से बनाए जाएं विषय वस्तु में से, और निबंधात्मक प्रश्न भी हो और वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी होने चाहिए जो एक तरह से बहुविकल्पात्मक प्रश्न होते हैं, निश्चित उत्तरात्मक होते हैं। और श्रवण, भाषण, पठन, लेखन इत्यादि 4 भाषा कौशल, प्रस्तावना, अन्वेषण, श्यामपट्ट, प्रश्नोत्तर, प्रवाह इत्यादि 5 अध्यापन कौशल, इनका भलीभांति अभ्यास हो सके ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए। और शिक्षण सूत्र, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर, निकट से दूर की ओर, पूर्ण से अंश की ओर,
और विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, इसी प्रकार से आगमन से निगमन की ओर, तर्क से प्रमाण की ओर। ये जो सभी शिक्षण सूत्र आश्रित पाठ्यक्रम होना चाहिए। बालकों की आदत और रुचि के साथ साथ उनके स्तर को भी देखें, उनके शारीरिक और मानसिक स्तर को देख करके जो है पाठ्यक्रम रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि विद्यार्थी 5वीं क्लास का और उसको 10वीं क्लास के स्टैंडर्ड का मैथ सॉल्व करने के लिए दे दी जाए। उसकी स्थिति को देख करके, उसकी जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थिति के साथ साथ उसका शारीरिक और मानसिक जो स्तर है उसको देख करके पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने पाठ्यक्रम का परिचय पढ़ा और पाठ्यक्रम से की रचना सिद्धांत पढ़े और पाठ्यक्रम की रचना विधियों के बारे में पढ़ा। इससे आगे जो क्लास होगी उसमें हम पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या के सहसंबंध के साथ साथ कुछ स्मरणीय तथ्यों पर भी चर्चा करेंगे, तब जाकर के अपन आगे बढ़ेंगे। तो सभी को मेरी ओर से नमस्ते, जय श्री कृष्ण।